बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, बहुत इजी है ऑफ कोर्स। जी हाँ, मैं इसीलिए तो इजी कहती हूँ कि फिर आप लोगों को समझ भी आ जाता है जल्दी जल्दी से। ठीक है, चले सही। बेटा, किसी चीज़ को अगर हम पहले से ही बगैर उसको देख के मुश्किल कहना शुरू कर देंगे ना, तो उसका नुकसान क्या होगा कि जब मैं लेक्चर दे आपको ये सारा समझा रही होंगी ना लेक्चर के दौरान, तो फिर आपकी जो पूरी अटेंशन अपने माइंड की इस एक्सरसाइज पे होगी कि हाँ, आज तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे करेंगे। हमने ये चीज़ नहीं अपने माइंड में लेकर आनी, हमने उसमें से ऐसे पॉइंट्स लेकर जाने हैं कि जो हमें अपने टॉपिक को समझने में आसानी पैदा करे। ठीक है, तो हम करेंगे इंशाल्लाह इजी वे में कि जो हमारी अकल समझ में आ जाए। चलें, लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी कि हम मोमेंटम को डिस्कस कर रहे थे कि मोमेंटम क्या है। मोमेंटम बेसिकली मैस एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। किसी भी बॉडी जो है उसका जो मोमेंटम है, अब उसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मैस पे भी डिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट होता है। ओके, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा। कंजर्व का मतलब क्या होता है? महफूज करना। वेरी गुड, बड़ी जल्दी आंसर आया, शाबाश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स हम एक सिस्टम लेते हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है वहाँ पर कुछ कंडीशंस जो हैं उनको फिक्स किया जाता है। हमने नाइन्थ में अभी जो लास्ट डेज में हमने पढ़ा था, चॉर्ल्स लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा, फिर हमने इसी तरह डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो थे उनकी डिस्कवरी में, और इसी तरह फिर हम फिजिक्स में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं। तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो कांस्टेंट रखी जाती है। ठीक, एनर्जी सम टाइम कांस्टेंट रख देते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, यानी हम उतने एरिया को आइडियलाइज इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उस सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस ना हो, रिजल्ट सही आए और हमें अपनी बात जो लॉ जो है उसको किया हुआ है या उस लॉ को, ये जो पहले थ्योरी थी उसको प्रूव करने में आसानी हो जाए। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम स्मूथ सरफेस की बात करेंगे तो हम उसको फ्रिक्शन लेस कर देंगे। ठीक, इससे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि हम उस पूरी जो सरफेस होगी उसको पॉलिश कर देंगे, ऑयल कर देंगे, ग्रीस लगा देंगे, यानी उसकी मिनिमाइज कर देंगे फ्रिक्शन। अब इसी तरह जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करना है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, एक आइडियल सिस्टम जो है उसको रखेंगे। उस आइडियल सिस्टम में हम डिफरेंट मोशंस जो हैं ऑब्जेक्ट की उनको डिस्कस करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम कहेंगे हाँ, ये लॉ जो है इसके अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो बॉल्स हैं, जो भी हमने डिस्कस करना है पहले इसको जनरली जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास 2 बॉल्स हैं, नजर आ रही हैं। अब इसका मैस m1 है, इसका मैस जो है वो m2 है। अब ये दोनों मैं इधर लिख दूं, इसका मैस क्या है, m1 है, इसका मैस क्या है, m2 है। अब ये दोनों मूव कर रही हैं, देखिए जरा, अब ये सीधी मूव नहीं कर रही, क्यों? अब यहाँ पर पंखा भी चल रहा है, हवा भी है और इस बोर्ड की रेजिस्टेंस भी है। इट मीन्स ये इसका आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। क्या बात समझ आ गई कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, अगर हो तो इतनी मिनिमाइज हो कि इनकी मोशन पर, इन बॉल्स की मोशन पर, इन अट्रैक्टिंग बॉडीज की मोशन पर उसका अफेक्ट जो है वो कम से कम। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब आइसोलेटेड सिस्टम की समझ आ गई। इन आइसोलेटेड सिस्टम 2 or more than
इंटरेक्टिंग बॉडी जो आपस में टकराएंगी उनका मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद। पहले ये अलग अलग मूव कर रही हैं, आपस में नहीं टकराई। ये एक पॉइंट ऐसा आया कि कुछ उस पर एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई, या हम कहते हैं कि चलते चलते कि इसके साथ आके टच करती है, इससे टकराती है, तब हम क्या करेंगे, उसका मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उस लॉ को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जरा लिखते हैं कि मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ये हमारे सामने आ जाएगा। द मोमेंटम ऑफ, यहां तक बात समझ आ गई है ना आप लोगों को? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम isolated system of two or more than two interacting bodies remains कांस्टेंट। इज इट क्लियर कि 100% मैंने बुक वाली आपको डेफिनेशन लिख के आपके सामने रखी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। मेरे पीछे आप रिपीट करेंगे इसको, ठीक है? मैं इसको बोलूँगी, आप अपने दिल में इसको जो है दोहराएंगे ताकि जब आप इसको खुद से याद करें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, दो या दो से ज्यादा जो आपस में ऑब्जेक्ट्स या बॉडी टकराती हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, उनका मोमेंटम सिस्टम के अंदर, किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में, रिमेन्स कांस्टेंट। अब और तो मुझे यहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैंने ये एक मेडिकेम की खाली पैक इसका लिया है, उसको ज़रा हम आइसोलेटेड सिस्टम काउंट कर लें थोड़ी देर के लिए। है नहीं है, लेकिन उसको मैंने अच्छे से अंदर से साफ सुथरा कर लिया है ताकि इसकी मोशन को थोड़ा सा हम क्लियर कर सकें। अब ये देखें, ये आइडियल तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए, ये हमारे पास, हमने इसको, ये मेडिकेम का बैग है, इसको मैंने आपसे पहले कहा कि उसको थोड़ा सा मोल्ड करके एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है मैंने। ये है हमारे पास 2 बॉल्स हैं, एक को हम कहते हैं M1 और ये इसका मैच जो है वो M2 है। एक A का M1 मैच है, B का M2 है। अब इनिशियली ये इन दोनों ने मूवमेंट शुरू की। फॉर एग्जांपल हम इसकी बॉल के साथ इसको मूव करवा लेते हैं थोड़ा सा, या थोड़ी देर पंखा बंद कर दो इसका ना, ये देखिए। अब जैसे ही अब इन्होंने मूवमेंट शुरू की, फॉर एग्जांपल ये भी नहीं टिक रही आपकी तरह ही। अच्छा चले, इसने मूवमेंट की, ये जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है उसको हम कहते हैं ये u1 है, ठीक है? इसकी वेलोसिटी m1 की जो है, ये m1 है और ये m2 है। इन्होंने जिस वेलोसिटी से मूवमेंट स्टार्ट की है उसको हम कहते हैं u1, और इसने जिससे स्टार्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं, u2 कहते हैं। अब जब ये मूव करे तो ये ऑब्जेक्ट जो था, ये मैस m1 वाला ऑब्जेक्ट या बॉल, वो आके इसके साथ टकराती है और ये आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है? वो खुद ही टकराती है, अब तो मैंने इसको किया है ना, तो ये उस आगे की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। अब टकराने से पहले इसका मैस m1 है और m2 है इसका मैस। इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है। इज इट क्लियर? अब जब ये वाली बॉल, ठीक, ये m1 वाली, ये m2 के साथ आगे टकराती है, ये इसके साथ टच की, इसने आगे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक? जब इससे आगे की तरफ मूवमेंट शुरू कर दी, आफ्टर कोलिजन ये मैस तो उतना ही रहेगा। अब आपके सामने है, मैस में तो कोई चेंज नहीं आई, हमने इसमें कुछ भी ना ऐड किया ना इसमें से निकाला है, तो मैस m1 ही रहा। वेलोसिटी पहले वाली बॉल की v1 हो गई और दूसरी वाली बॉल थी उसकी वेलोसिटी जो थी वो v2 होगी, लेकिन उसका जो मैस था वो एज सच रहा।
इज इट क्लियर? समझ आई ये बात की? अच्छा, अब हमने देखा, अगर हम कहते हैं बिफोर कुलेयन टकराने से पहले जो ऑब्जेक्ट ए था उसका मोमेंटम क्या है, m1 u1, ऑब्जेक्ट बी का m2 u2। आफ्टर कुलेयन ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम m1 v1, बी ऑब्जेक्ट का m2 v2। टोटल मोमेंटम सम कर लेंगे। बिफोर कुलेयन टोटल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसका आफ्टर टोटल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इज इट क्लियर? समझ आइए यहाँ तक? आप खुश हो गए ना? क्लियर हो गया? चलें यहाँ तक क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट करें। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास आ गया बिफोर एंड आफ्टर कुलेयन। अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये सम और ये सम ये इक्वल है। अब इनको हम बराबर पे रख देंगे। m1 u1 प्लस m1 m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कुलेयन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक एग्जांपल होगी, मैं अभी बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, यहां तक बात समझ आ गई? अब इसी तरह हमारे पास, आप अभी बैठे गुब्बारे के साथ कर रहे थे, वो फाड़ लिया आप लोगों ने, हवा भरेंगे गुब्बारे में। अब हमने क्या किया, जैसे थर्ड लॉ को हमने एक्सप्लेन किया था कि गुब्बारे को हवा से भर लिया, उसके बाद हम उसको छोड़ दें, उसका मुंह धागे से या उसको गांठ नहीं लगाएंगे, उसको बंद नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। छोड़ने पे क्या होगा कि गुब्बारा जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और बिफोर एंड आफ्टर दिस मूवमेंट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दो एग्जांपल्स होगी। तीसरी एग्जांपल जो है, जैसे गुब्बारे की मैंने आपको मिसाल दी, रॉकेट्स भी इसी उसूल पे काम करते हैं। उसमें से क्या होगा, गैसें जो हैं, ईंधन बर्न करता है, फ्यूल बर्न करता है, गैसेस प्रोड्यूस होती है बैकवर्ड, और वो ऊपर की तरफ रॉकेट जो है वो मूव करता है। वो मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो गेन करते हैं दोनों। इसी तरह से वो हाई स्पीड से ऊपर की तरफ जो है स्पेस में वो मूव कर जाते हैं। अब लाइक दिस हम दूसरी एग्जांपल जो डिटेल से करने के लिए है वो है गन एंड बुलेट। जी, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वो तो मैंने आपको थर्ड लॉ में भी एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए अब मैंने इसमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो उसकी और रॉकेट की एग्जांपल जो थी, जो डिटेल में करने वाली हैं वो ये दोनों हैं। एक हमारे पास ये बॉल्स वाली मैंने अभी आपको बताई है, और दूसरी जो है वो हमारे पास है गन फायर वाली। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गन है, हम इसको रख के फायर करते हैं, ठीक है। जब हमने इसको फायर किया तो उसमें से गोली निकल के आगे की तरफ जाती है। अब ये एक चीज़ नोट करें कि गोली इतनी सी होती है लेकिन लगती बहुत जोर की है जाके, जबकि गन तो इतनी भारी होती है हमारे पास, ठीक है। अब होता क्या है, मोमेंटम नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन मास बट आल्सो वेलोसिटी। गन जो है उसका मास
ज़्यादा है, हम इसको कैपिटल एम से शो करते हैं। जो बुलेट है इसका मैस कम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, तेज़ी से ये आगे की तरफ जाती है। इज इट क्लियर? अब हमने फायर नहीं किया, बिफोर फायरिंग गन और बुलेट, गन एंड बुलेट दोनों एट रेस्ट है। समझ आ रही है मेरी बात की? दोनों क्या है? एट रेस्ट है। लेकिन अब हमने क्या किया, गन से फायर किया, गोली जो है वो v वेलोसिटी के साथ आगे चलेगी, तब जो गन है वो झटका पीछे की तरफ लेती है। आपने कभी गन से फायर किया है? हाँ, मैंने तो किया है। किसने किया है? चलो बच्चों वाली गन से ही बता दें। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक, कि जब हम फायर करते हैं तो क्या होता है कि पीछे की तरफ जो है वो गन झटका खाती है और गोली जो है वो आगे की तरफ चली जाती है। तो हम कहेंगे आफ्टर फायरिंग तो गन का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कैपिटल एम कैपिटल बी से हम शो करेंगे, इसको स्मॉल एम स्मॉल बी से शो करते हैं। मैं इसको जो है वो जनरली इस तरह से करती हूँ कि मैं इसकी वेलोसिटी को हमेशा कैपिटल से शो करती हूँ कि ज़्यादा वेलोसिटी से जाता है, समझने में आसानी हो जाती है। चले आपको बुक वाला समझा देती हूँ। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर, ठीक है, ठीक है। गन जो है जब एट रेस्ट पे थी, बुलेट गन में ही है, ठीक, तब बिफोर फायरिंग दोनों का मोमेंटम जो हमने प्लस किया, यानी एम कैपिटल एम हम शो करते हैं मैस ऑफ गन और कैपिटल वी मैस ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन, स्मॉल एम मैस ऑफ बुलेट, स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बिफोर फायरिंग दोनों रेस्ट में है, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। अब देखो कितना फ्रेश हो गया चेहरा, समझ आ गई है ना इसकी? अच्छा, अब आफ्टर फायरिंग दोनों ने वेलोसिटी गेन की है। अब हुआ क्या है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, गोली आगे की तरफ और गन जो है बैकवर्ड मूव करती है। तो mv प्लस mv यानी मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, दैट इज दोनों का सम आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम फाइंड करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। मोमेंटम जो है उसकी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी हमारे पास, बिफोर हमारे पास दैट इज इक्वल टू 0, आफ्टर हमारे पास क्या है, mv प्लस mv। इज इट क्लियर? अब हम इस इक्वेशन से, हमारे पास चार चीजें हैं, हम वेलोसिटी गन की फाइंड करनी है, या हमने ये मैच जो है हमारे पास फिक्स्ड होगा, लेकिन हमारे पास चार चीजें दी हुई हैं, हम कोई एक चीज फाइंड करना हो तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, कैपिटल एम वी इज इक्वल टू प्लस एम स्मॉल एम वी दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस मोमेंटम ऑफ अ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, इसको माइनस के साइन से करेंगे, और v की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल v, यानी वेलोसिटी ऑफ गन हमारे पास रेडियस से डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन। अब ये साइन जो है यहाँ पर नेगेटिव है, इट मीन्स कि गन जो है वो पीछे की तरफ झटका खाती है और इसकी वेलोसिटी
लेस होगी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। इज इट क्लियर? छोटी चीज ज्यादा तेज भागी, बड़ी चीज हिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। यहां से याद रख लें आप लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया? एक दफा मैं रिवाइज कर देती हूँ। मैं दो जो एग्जांपल्स है ओनली उनको यहाँ पर रिवाइज कर रही हूँ, उनको समराइज करने लगी हूँ। जो हमने पढ़ी थी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था रॉकेट की एग्जांपल, और जो थी हमारे पास वेरी गुड बैलून की एग्जांपल। इज इट क्लियर? अब हम इसको मैं एक दफा सारा रिवाइज कर देती हूँ। हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम पढ़ चुके हैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में दो इंटरेक्टिंग बॉडी, टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। वो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाने की थोड़ी सी की है कोशिश। आई होप कि समझ आ जाएगा, बल्कि आ गया है। तो ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसे हमने एक्सटर्नल फोर्स को कंट्रोल कर लिया। वहां पर इनकी मोशन जो है वो आजादाना है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट, एक का मास m1 है और दूसरे का जो है वो m2 है। अब ये मूव कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मूव कर रही हैं, रुकी गई है, ये मूव कर रही हैं। अब ये आके इसके साथ लगी, ठीक है? इस तरह से थोड़ा सा हो गया है ना, ये देखिए, ये लगी आके इसके साथ। अब ये यहाँ पर रास्ता अगर हम खोलते हैं तो ये आगे की तरफ निकलती है बॉल। हम कहते हैं कि इसकी इनिशियल, इसका मैच जो था वो m1 है, इसका मैच जो है वो m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u2 है। जब ये ऑब्जेक्ट आके इसके साथ टकराए, इंटरेक्ट किया, कोलिजन हुई, देन इन दोनों ने इसकी मोशन से इसने आगे और मूव करना शुरू किया। देन मैस उतना ही रहा दोनों मैस ऑब्जेक्ट्स का। इसकी वेलोसिटी कन्वर्ट किस में होगी? इसने गेन की है वेलोसिटी u1 से, ये v1 होगी, और ये जो थी u2 से v2 होगी। इज इट क्लियर यहाँ तक? अब हमने जब पेपर में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, उसमें हम क्या करेंगे कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को इसमें हम पहले आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखेंगे, फिर आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ये हेडिंग्स की तरतीब होगी हमारी। उसके बाद हम लिखेंगे कि लेट, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल लेट टू ऑब्जेक्ट, हम इसको ये भी कह सकते हैं, स्फीयर्स कह सकते हैं, बॉल्स कह सकते हैं, ठीक है? हम स्फीयर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट है, गोल है। लेट टू ऑब्जेक्ट्स आर स्फीयर्स ऑफ masses m1 and m2, ठीक, moving with initial velocities u1 and u2 respectively. Is it clear? इनकी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब m1 जो है वो m2 से आके टकराता है। हम कह सकते हैं m1 अप्रोच m2, ठीक है? वो नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं कलर चेंज करने लगी हूँ।
after an interact then the momentum before and after collision becomes as। ठीक है, अब हम लिखेंगे मोमेंटम इफ मोमेंटम ऑफ mass m1 that is equal to momentum of m1। यहाँ पर हम हेडिंग लगाते हैं आपकी आसानी के लिए, ठहरे मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम of mass m1 that is equal to m1 u1। ये दोबारा आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ mass m2 that is equal to m2 u2। फिर इधर लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वो हम लिख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। इज इट क्लियर? आफ्टर कोलिजन, ये पेपर में आपको 4 to 5 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आना, तो इसको आपने समराइज करके लिखना है, कंप्रीहेंसिव आंसर हो, लेकिन जो है वो आपका सारा क्लियर, हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आपने पहले भी सही लिखा था, ठीक कह रही हैं आप। आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम दिख रहा है, ठहरे मैं हाथ ऐसे कर, फाइनल मोमेंटम ऑफ mass m1 that is equal to m1 v1। शाबाश, ये दोबारा लाइन आ जाएगी, आपने लिखनी है, मैं टाइम सेविंग के लिए इसको कर रही हूं। m2 v2 टोटल मोमेंटम वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर, नजर आ रहा है ना? चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, according to law of conservation of momentum हमारे पास क्या आ जाएगा, बिफोर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल momentum before collision is equal to total momentum after collision। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको, आप इसको फुल लिखेंगे सेंटेंसेस का। ठीक, अब मैं इस पॉइंट को इधर लिखने लगी हूं, देखें मैं कलर चेंज करके ये रेड से लिखने लगी हूं, नोट कर लें जरा, ये इसके बाद वाली लाइन, दैट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इक्वेशन प्रूव द लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? ओके, इसको एक दफा देखें। चले जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है उसको मैं जल्दी से समराइज कर दूं, वो इजी है। उसको भी आपने इसी तरह लिखना है। लेट द सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, ठीक, इफ मैस, इसको आप कैपिटल एम से शो करेंगे, मैस m is the mass of gun and small m is the mass of bullet before firing, ठीक, before firing both at rest, the total momentum, if initial momentum before firing both at rest, if initial momentum of gun is equal to mv, initial momentum of bullet is mv, total momentum of the system, ये नहीं नजर आ रहा, total momentum of the system is equal to mv plus mv, that is equal to 0। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर फायरिंग फाइनल मोमेंटम। ये जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसका मैं पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ। फाइनल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू mv, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, हाँ उसी के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें नहीं हम करेंगे। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू mv प्लस mv। अब यहाँ देखें ये 0 की इक्वल है, यहाँ जो है वो हमारा mv और mv के इक्वल है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगा, आप फुल लिखेंगे, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। क्लियर? चले, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, बिफोर फायरिंग हमारे पास क्या है 0, आफ्टर फायरिंग हमारे पास क्या है mv प्लस mv। अब मैं इसको इधर लिखने लगी हूँ ब्लैक से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको उठा के इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। mv प्लस mv दैट इज इक्वल टू 0। ये mv इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, वेरी गुड, ये क्या हो गया माइनस mv, 0 में से निकाला उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। v की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस स्मॉल mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये माइनस साइन ये शो करता है कि इसकी वेलोसिटी जो है कम है, जो वैल्यू आएगी उसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की वैल्यू गन की आएगी वो लेस देन होगी किससे, वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट से। इज इट क्लियर? लेकिन मोमेंटम की जो वैल्यू है वो ये वाली इक्वेशन हमें शो करती है ना, ये वाली, कि इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ऐसे आ रहा है ना हमारे पास mv इज इक्वल टू माइनस mv, इट मीन्स
कि दोनों के मोमेंटम की वैल्यू सेम है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। जब हम इस वेलोसिटी की गन की फाइंड करेंगे तो इसकी लेस देन आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन, ये पूरे सिस्टम में, क्योंकि ये मैस इसका ज़्यादा है, इसका मैस कम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। इज इट क्लियर? चलें जी, आई होप ये फुल टॉपिक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप सबकी समझ बूझ में आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।